So after understanding the process of online transactions, we are moving towards the next topic, security and safety of e-transactions. So it is very important that if we are going through the online process of buying and selling, so there are some safety measures and the safety warnings and the security device to protect ourselves from the any cheating, any error or any default during the online process of doing or making transactions, right? So these are also called the e transaction और द ई बिजनेस रिस्क. जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, उसके अंदर आने वाले जो रिस्क होते हैं बेसिकली वो ई बिजनेस रिस्क की कैटेगरीज में आते हैं. और ये रिस्क हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर. वन इज़ द ट्रांजैक्शन रिस्क, all the risk which are related with the default of order placing and order taking, number 1. Number 2, default on delivery, order delivered to the wrong place with the wrong address or with the wrong product. Or it can be, the third one is the default on payments, if somebody denies to receive the payment and one is denied to make the payment, right? तो वहाँ पर ये हमारे ये 3 तरह के जो एरर्स और ये 3 तरह के रिस्क हमारे ट्रांजैक्शन रिस्क की कैटेगरीज में ट्रांजैक्शन रिस्क हेडिंग के अंडर आते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिस्क विच इज़ रिलेटेड टू द ऑर्डर प्लेसिंग एंड ऑर्डर टेकिंग. सो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑफ ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर गिविंग. ये वाला जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो आपकी गलती हो गई है या तो ऑर्डर रिसीव करने में या ऑर्डर आपका सप्लाई करने में. वेयर एनी पार्टी, जो कि 2 पार्टी हैं, बायर और सेलर 2 पार्टी हैं, एंड एनी पार्टी is denying to place the order or any party is denying in receiving the order. From the seller side अगर हम देखें तो he can deny to deliver the product or he may deliver goods on wrong address or he may delivers the goods which are wrong product. ठीक है, तो ये इस तरह की मिस्टेक्स सेलर भी कर सकता है और बायर भी हो सकता है कि ऑर्डर उसने प्लेस करते हुए उसका नेक्स्ट पेज पे जब पेमेंट ऑप्शन आने वाला हो या कोई और चीज़ को वो सिलेक्ट कर रहा हो अपनी ऑनलाइन प्रोसेस में, उसका इंटरनेट फेलियर हो जाए, इंटरनेट फॉल आउट हो जाए, तो वहाँ पर वो बायर की साइड से भी मिस्टेक हो जाती है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है. तो डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो वो कैसे हो सकता है कि हमारा सेलर डिनाई कर रहा है कि उसने जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है, लेकिन उसने किया कहाँ है, रॉन्ग या तो एड्रेस पर या फिर उसने रॉन्ग प्रोडक्ट सप्लाई कर दिए हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए हैं. तो ये हो जाता है डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी. तीसरा आता है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट्स. पेमेंट में किस तरह से डिफ़ॉल्ट हो सकता है? फ्रॉम द बायर साइड, बायर इज सपोज सेइंग दैट ही हैज़ मेड पेमेंट्स फॉर द ऑर्डर ही प्लेस्ड एंड द सेलर इज सेइंग दैट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट. तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती. इफ़ द ट्रांजैक्शन इज़ इनकम्प्लीटेड ड्यू टू डिफ़ॉल्ट इन आइदर ऑर्डर प्लेसिंग और ऑर्डर टेकिंग. सेकेंडली, देयर इज़ डिफ़ॉल्ट ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी और इन डिलीवरी, डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट्स. ठीक है, तो वो ये 3 तरह के रिस्क वी आर कंसिडरिंग अंडर द ट्रांजैक्शन रिस्क. Come to the point number 2, the data storage and transmission risk. अब हम ये मानते हैं क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है अपना सारा डेटा, अपनी सारी इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ही कीप्स इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन अकाउंट, अपने अकाउंट में एक ऑनलाइन स्पेस पर रखता है, सच एज द लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, लिस्ट ऑफ बैंक्स ही इज़ डीलिंग विद, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, हिज सीक्रेट पॉलिसी एंड डिसीजंस, उसके रिसोर्स की क्या क्वांटिटी है, क्या अमाउंट है, उसके क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स है, एट्सेट्रा. तो ये सारा उसका डेटा जो है उसके ऑनलाइन अकाउंट में या अपनी वेबसाइट के एक किसी पर्टिकुलर सीक्रेट प्लेस पर या एक जो उसका कॉन्फिडेंशियल प्लेस होता है वहाँ पर वो सारी चीज़ों को कीप करता है. ठीक है, और अपनी अकॉर्डिंग उस डेटा को ट्रांसमिट करता है. लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को कोई सेलर की या वेबसाइट ओनर की विदाउट परमिशन अगर उस वेबसाइट में एंटर करता है एंड समटाइम द पर्सन में
hack the complete or the entire website and take out all the secret and important information from the website. So this entire data can be hacked. जो हैकिंग आपने सुना होगा, हैकिंग हो गई है, बैंक की वेबसाइट हैक हो गई है या किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट हैक हो गई है, तो दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स. जो उस इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है तो वो उसका कोई पॉजिटिव या फिर उसका कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, उसका वेल यूज़ नहीं करेगा. ओनली द इंफॉर्मेशन इज़ हैक्ड and taken without the permission of the website owner for the unfair means, for the unfair advantages. ठीक है, for selling the information, selling the data from one person or the one website to the other people. ठीक है, and it can be misused. Basically hacker can delete the file also. जो हमारा डेटा है उसको हैक कर सकते हैं, उसको मिसयूज़ कर सकते हैं, अपने अनफेयर एडवांटेज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है. समटाइम्स हैकर्स कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को जो उनकी समझ में नहीं आ रही हैं वो उनको डिलीट कर देते हैं और या फिर वो उस डेटा को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं टू द कॉम्पिटिटर्स और टू द पीपल who are using this information unethically, right? तो ये इंफॉर्मेशन सेल भी हो जाती है. जैसे एक केस भी हमारे सामने आया था कि फ़ेसबुक के जितने भी यूज़र्स हैं, एक चाइनीज़ कंपनी ने फ़ेसबुक के साथ डील किया है और जितने भी इंडियन यूज़र्स हैं उनके डेटा को जो है ख़रीद लिया है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी, अब वो पब्लिक हो गई है और वो उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो या फिर किसी के साथ शेयर कर रहे हो, ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन थेफ्ट, ठीक है, गेटिंग द इंफॉर्मेशन लॉस्ट, मिसयूज्ड, टेकन विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर इज़ कॉल्ड द डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क. ये सारे रिस्क इसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की. इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे इससे रिलेटेड जो है हम कुछ पासवर्ड्स, इंक्रिप्शन, कुछ ऐसे मेजर्स भी लगा के रखते हैं या अपनी एक आईटी टीम को भी अपॉइंट करते हैं जो इस चीज़ पर नज़र रखती है ताकि हमारे डेटा के साथ कोई भी अनएथिकल बिहेव ना हो सके. राइट, नाउ कम टू बिफोर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द risk of threat of intellectual property and privacy, I like to mention one thing here, that is a virus. जो वायरस है उसके बारे में सबको पता है. ये भी एक तरह का हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रिस्क है. कुछ फाइल्स करप्टेड होती हैं, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो आपके डिवाइस में एंटर करके मिसबिहेव करती हैं, आपके फाइल्स को, आपके डेटा को जो है मिस अरेंज कर सकती हैं. ठीक है, जिससे आपको अपनी फाइल्स को सर्च करने में या उनको समझने में वो डिफ़िकल्टी होगी. तो बेसिकली वायरस इज़ द सॉफ्टवेयर विच कैन डिस्ट्रॉय सम और ऑल द फाइल्स स्टोर्ड ऑनलाइन. जो भी फाइल्स आपकी ऑनलाइन स्टोर्ड हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि लोग अपने लिंक्स के साथ उसको अटैच करके या ईमेल्स के साथ अटैच करके भेज देते हैं. जैसे ही हम वो लिंक ओपन करेंगे तो वो वायरस हमारे डिवाइस में, हमारी इम्पॉर्टेंट फाइल्स में, हमारी मेमोरी में एंटर कर जाएगा और हमारे डेटा को पूरी तरह से करप्ट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. ठीक है, सो वी कांट आइडेंटिफाई सच वायरस विच आर वेरी एनोनिमस एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव. तो हम जो हमारा एंटीवायरस फ़ोन में होता है वो बेसिकली वो टेम्प्रेरी वायरस को रिमूव करता है, बट सम वायरसेस आर वेरी वेरी डेंजरस एंड सेंसिटिव टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो हमें उसके लिए भी एडवांस में प्रिपरेशन करनी होती है. बेसिकली ये एक हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो भी हमारा जो भी मेमोरी है, जो भी हमारा स्टोरेज है, जो भी हमारा डेटा है, बेसिकली जो भी हमारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ ओपनली एंड ईजिली अवेलेबल ऑनलाइन, तो कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है फॉर हिज ओन एडवांटेज. तो इसका भी हमारा थ्रेट बना रहता है that if somebody is using information or misusing information for his own advantage, so he sometimes may disturb the whole website, and sometimes we cannot stop people of copying our informations.
तो ये एक चोरी छुपे हमारे स्टोरेज में एंटर करने के लिए ये वायरसेस और बहुत सारी कुकीज़ तैयार की जाती हैं जो हमारे इन्फॉर्मेशन को हार्म पहुंचा सकती है, समटाइम्स वो पूरे डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है. सो दीज आर द मेन risk that are exposed to e-business called transaction risk, data storage and transmission risk, and the risk of threat to intellectual property and privacy of the owner of the website, or it can be the privacy of the user of the website, right? So we have to be very careful about these types of risk, and we have to make some strategy, and we have to prepare in advance to avoid certain risk which may destroy the important information which is available, which is easily available in our online accounts, right? So we should be aware when we know about these types of risk.